जय हिंद, जोहार। स्वागत है बच्चों एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 9 के मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, जो कि 2025 में पूछे गए हैं बच्चों। तो देखिए मैथ से किस प्रकार के प्रश्न आप लोग को पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 48 प्रीवियस ईयर से प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह वीडियो जो है बच्चों काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चूँकि यहाँ से कई प्रश्न जो है आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। सेम यही पैटर्न का एग्जाम जो है बच्चों आप लोग को एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कि किस टाइप के प्रश्न पूछने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैथ में आप इस टाइप के प्रश्नों को अगर करके जाते हैं तो निश्चित है आप लोग अच्छे मार्क्स करके आओगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को उस जो 2025 में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम लोग को सॉल्व करना होगा। ठीक है, देखिए बच्चे मैथ जो है तो उसके लिए क्या है कि आप लोग को एक ट्रिक याद होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनके लिए लंबा सॉल्व आप लोग को नहीं करना होगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक एक करके एक एक प्रश्नों को हल करने सिखाऊंगा कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया जाता है। वीडियो को स्किप ना करें बच्चों। और अगर हमारे चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए एक एक प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हाँ बच्चों, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के जेक बोर्ड के सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हो आने वाली सबकी सटीक तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। कह रहा है कि इनमें कुल 40 MCQ प्रश्न रहने वाले, यानी कि 40 क्या होगा तो कहोगे सर MCQ टाइप की जो प्रश्न होगा वो रहने वाला है। ठीक है, चलिए सभी प्रश्न जो रहेगा वो अनिवार्य रहेगा और प्रत्येक प्रश्न बेटा एक अंक का रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, एकदम इजी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा आप लोग को होपलेस होने की कोई चिंता नहीं है। कह रहे निम्नलिखित से कौन परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या बेटा आप लोगों ने पढ़ रखा है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ ये P और Q क्या होगा तो एक पूर्णांक होगा और Q नहीं होगा किसके बराबर, तो बेटा 0 के बराबर। तो आप लोग कहोगे सर 0 जो है क्या है, परिमेय क्या परिमेय, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम लोग 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 क्या हो जाएगा, तो 0 एक परिमेय संख्या। पाई क्या है बेटा, तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या, आप लोग याद रखिएगा अपरिमेय है, लेकिन पाई का ही मान होता है बेटा 22/7। अब ये जो 22/7 आप लोग देख पा रहे हैं ये परिमेय संख्या क्या है बेटा, तो यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √3 क्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, 4/0 हमने क्या बताया कि Q ≠ = 0, यानी कि नीचे जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आप लोग देख पा रहे हैं बेटा कि 0/4 है। ठीक है, तो ऊपर में 0 यानी कि P = 0 है और Q बराबर कितना है, तो Q बराबर जो है बेटा वो 4 है। ठीक है, तो Q हमें 0 नहीं होना चाहिए, तो Q बराबर यहाँ कितना आ रहा है 4, इसलिए 0/4 क्या होगा, तो ये एक परिमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संख्या 1 और 2 के बीच में स्थित है। अब आप लोगों ने पढ़ रखा है बेटा A और B के जो संख्या है। ठीक है, यदि A और B दो संख्या तो इनके बीच जो परिमेय संख्या होगा वो A + B/2 होगा। तो 1 और 2 के बीच में जो संख्या हो जाएगा कौन होगा, 1 + 2/2 यानी कि 3/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग से पूछ लिया जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है बेटा, याद रखिएगा कितना होता है, तो अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक, 0.6 रैंकिंग बराबर होता है। अब 0.6 इसमें बार है बेटा, तो इसको हटाना है तो क्या करोगे, ये तो हट जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए कितना है, तो एक अंक है तो 1 9 दे दीजिए, इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो क्या हो जाएगा 2/3। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कह रहे 32 दी पावर 2/5 बराबर होगा। अब अगर हम लोग 32 को लिखेंगे तो क्या लिखोगे, तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 2 8 2 16, 2 32, यानी कहेंगे 2 दी पावर 5।
इंटू क्या है 2^5, ठीक है। 5 कट जाएगा, 2^2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो 4। तो कहीं पे दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना। चलिए अगला कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। अब बेटा बहुपद आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो बहुपद कौन होता है, जिसमें चर का मान जो है एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है यदि x³ + 1 को x+1 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए बच्चों ये इसको हटा दिया गया, ठीक है। ये पहले के प्रश्न है इसलिए इसको सम्मिलित किया गया, फिर मैं बता दे रहा हूँ इसको। तो कह रहा है इसको x+1 से भाग दिया जाएगा तो x+1 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या होगा बेटा -1। जहाँ जहाँ एक दिख रहा है आप लोग को वहाँ पे एक बैठा दीजिए -1। कह रहा है x³ +1, तो x की जगह क्या बैठाओगे -1 का क्यूब +1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -1 + 1 = कट जाएगा बेटा, हो जाएगा 0, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास में है, कह रहा है x - 5 = 0, तो इनका शून्य क्या होगा बेटा, तो x बराबर क्या होगा, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है बेटा कि y² - 5y + 6 का गुणनखंड कौन होगा। तो y², अब इसको यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, अब इसको इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 6। अब 6 को इसी दो संख्या में तोड़े ताकि 5 आ जाए, तो कहोगे सर 2 तिया 6, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, y² - 2y - 3y + 6। अब इसमें से y कॉमन चल जाएगा तो क्या बचा y - 2, और यहाँ से 3 कॉमन चल जाएगा बेटा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा y - 2, ठीक है। तो एक हो जाएगा y - 2 और दूसरा हो जाएगा y - 3, ठीक है। y - 2 और y + 3 कहाँ पे है, y - 2 y - 3, देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपके पास में है, कह रहा है x + y = 7 का हल होगा। अब समझिए बेटा, यानी x + y = 7 का हल होगा, कौन होगा। तो कह रहा है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, क्या पुट करके देखो 7 आ रहा है क्या, नहीं। x का 3 y का 0 इसमें भी नहीं होगा, यानी x का 3 और y का क्या हो जाएगा बेटा 4। अब इसको अगर हम लोग पुट करते तो x का वैल्यू यहाँ रख देंगे 3, y का वैल्यू कितना है तो 4 = 7 तो आ रहा है ना, तो ये तो लाना था। अगला जो प्रश्न है बेटा आपके पास में, कह रहा है x = 0 एंड y = 0 किस समीकरण का हल है। तो x और y, ठीक है, अब देखते हैं पुट करके। तो यहाँ पे समीकरण 4 में अगर x और y का वैल्यू बिठाते हैं तो बिल्कुल सटीक हो जाएगा, ठीक है। देखिए x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है, तो ये भी बोला 0, तो 4 इंटू अगर 0 पुट करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 0 = 0, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपके सही हो जाएगा। कह रहा है दिया गया आरेख किस समीकरण का है। अब ये जो आरेख है बेटा वो किस समीकरण का है, अब समझिए। यहाँ पे कह रहा है x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू 2, तो यहाँ पे समीकरण 1 का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सेटिस्फाइड कर जाएगा। कह रहा है निर्देशांक -2 और 4 का भुज क्या है। तो बच्चों जो x का होता है वही उसका भुज कहलाता है और कोटि जो है y वाला कहलाता है। तो यहाँ पे जो भुज है बेटा कितना हो जाएगा -2 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे कोटि पूछ लिया जाता तो कोटि क्या हो जाएगा तो 4, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है भुज, तो याद कर लीजिए बेटा एक प्रश्न यहाँ से आप लोग को टपकने वाला है भुज और कोटि से, कोई दिक्कत। कह रहे बिंदु जी का निर्देशांक याद करें। बिंदु जी कहाँ पे है, देखिए बिंदु जी यहाँ पे देखिए x कहाँ तक गया है, तो x जो है बेटा वो 2 तक गया है और y कितना तक गया है, तो ये -2 है, यानी इसका जो निर्देशांक हो जाएगा 2 और -2। तो 2 और -2 कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है -2 और 4 कहाँ पर स्थित है। तो बेटा समझिए, यानी कि पहले माइनस फिर प्लस, तो ये तुरंत खींचिएगा। इसमें क्या होता है x का प्लस y का भी प्लस, x का माइनस y का प्लस, इसमें x का माइनस y का भी माइनस, इसमें x का प्लस y का माइनस। कह रहा माइनस और प्लस,
यानी माइनस और प्लस किस में हो जाएगा बेटा, तो सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास में कह रहा है दिए गए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। एक दिए गए बिंदु जो होता है बेटा, इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत खींची जा सकती है। ठीक है, 20 डिग्री का पूरक क्या होगा। पूरक और समपूरक, यहां से एक प्रश्न आप लोगों को निश्चित देखने को मिलेगा। तो पूरक 20 डिग्री का बात कर रहा है, तो पूरक क्या होता है, तो दो कोणों का योग जो है बेटा वो 90 डिग्री के अगर बराबर हो तो हम लोग कहेंगे एक दूसरे का ये पूरक है। ठीक है, तो अगर ये का पूरक निकालेंगे तो क्या होगा, तो 90 माइनस बी। तो 20 का पूरक निकालोगे बेटा तो क्या होगा, 90 में से 20 घटा दीजिए आप लोग। ठीक है, तो क्या होगा, 70 डिग्री। कहीं पे दिया हुआ है, बिल्कुल। एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दोगुनी, तो इसकी माप क्या हो सकती है। समझिए, कह रहा है एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दोगुनी है। अब समझिए, अगर 60 का निकालता है संपूरक, तो 60 का संपूरक क्या निकलेगा, कहोगे सर 180 में से 60 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 120। तो कह रहा है कि एक कोण जो है संपूरक की कोण की माप से दोगुनी है। तो ये तो दोगुनी नहीं है, ये तो आधी हो जाएगी, मतलब 120 डिग्री हो जाएगा आपका। देखिए कैसे, 120 का अगर संपूरक निकालोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 60। अब जो ये 60 जो है क्या बोल रहा है, अपने संपूरक से यानी इसके जो संपूरक है इससे दो गुना है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ रखा है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ सही होगा। यदि एक त्रिभुज का एक कोण शीर्ष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो यह वह त्रिभुज होगा। यदि एक त्रिभुज का एक कोण, मान लिया बेटा किसी त्रिभुज का एक कोण ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, कह रहा है शेष दो कोण ये और इस कोण को मिला करके 90 डिग्री के बराबर, तो ये जो कोण होगा ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, कह रहा है ट्रायंगल एबीसी सर्वांगसम होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब समझिए, एक ट्रायंगल एबीसी, दूसरा जो त्रिभुज है बेटा वो पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। तो कह रहा है अगर सर्वांगसम है तो पी आर, तो पी आर किसके बराबर होगा, तो एसी के बराबर होगा। ठीक है, एक चतुर्भुज के तीन कोण 180, 98 और 92 है, तो इनका चौथा कोण क्या होगा। तो चतुर्भुज के बेटा देखिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री। तो 360 में इसको जोड़ के घटा दीजिए, तो 100 और 98। ठीक है, तो 8 2 10 के 0 हाथ बाकी 1, 9 9 18, 18 19 के 9 हाथ बाकी 1। ठीक है, 1 1 290, तो यहाँ पे हो जाएगा 290, घटा दीजिए इसको, तो 0 16 में 9 कितना हो जाएगा, 7। 70 डिग्री कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण पी जो है कोण क्यू के 4 गुना है, तो क्यू की माप क्या होगी। तो बेटा समझिए प्रश्न क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण पी जो है कोण क्यू के 4 गुना है, तो क्यू की माप क्या है। समझिए, तुरंत फिगर बनाइए आप लोग एक ठो। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, पी क्यू आर एस, तो ये पी हो जाएगा बेटा, ये क्यू हो जाएगा। कह रहा है जो पी है वो क्यू का 4 गुना, मान लिया इसको हम लोग एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, तो इनका 4x होगा। अब ये दो अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, कितना होता है, तो 4x और 5x, सॉरी 4x और एगो x टोटल कितना हो जाएगा, तो 5x बराबर हो जाएगा 180। इसलिए x बराबर क्या होगा, 5 से काटिए यानी कि 36 बार में x बराबर क्या हो जाएगा, 36। तो x जो है बेटा किसका मान है, q का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पूछा है q का मान क्या होगी, तो क्या का मान क्या हो जाएगा, 36 डिग्री। कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 और 10 है, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो 1/2 पहला विकर्ण कितना है 24, दूसरा कितना है 10, तो यहाँ पे 12 बार में कट जाएगा, यानी 12 दे 100 क्या हो जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए, कह रहा है आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है,
तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेटा इसका क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना है, सॉरी आधार कितना है? तो आधार 5 है, ऊंचाई कितना है? तो 7, 7 पचे क्या हो जाएगा? 35। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे हो जाएगा? सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 16 सेंटीमीटर, ए बी रेखाखंड बी सी परलंब है, तो ये बी सी से होकर जाने वाली वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, समझिए। कह रहा है बेटा ए बी 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 16 सेंटीमीटर, ए बी रेखाखंड बी सी पर लंब है, यानी ए बी जो है वो बी सी रेखाखंड पर लंब है, तो ए बी सी से होकर जाने वाली वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? बच्चों ये थोड़ा लंबा जाएगा और स्क्रीन में हमारा लिख पाना थोड़ा वहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगला कह रहा है आकृति में कोण ए ओ बी बराबर 60 है, तो ए सी बी बराबर क्या होगा? तो ये जो है बेटा क्या होता है, तो इस कोण का जो होती है वो आधी होती है। ठीक है, तो याद रखना 60 का हाफ हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी बराबर 4 और कोण ए बराबर 60 है, रचना संभव नहीं है यदि बी सी और ए सी का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो रचना आप लोग को हटा दिया बच्चों, इसको ध्यान नहीं देना है। कह रहा है 15 सेंटीमीटर 20 नो 25 नो भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आप लोग ये हीरोन सूत्र पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 15, ए बी बराबर हो जाएगा 20 और सी बराबर हो जाएगा 25। तो सबसे पहले आप लोग को एस निकालना होगा बच्चों। एस बराबर क्या निकालता है? तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए का वैल्यू कितना है? 15। ठीक है, तो 15 रखिए, 20 प्लस 25 बाई क्या हो जाएगा? 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो 5 5 10 के जीरो हाथ बाकी, 1 2 2 4 4 5 और 1 6, यानी कि 60 में से 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 30, यानी एस बराबर कितना आ गया? 30। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है कि फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल? तो कहोगे सर एस, एस माइनस ये, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट। ठीक है, यहाँ एस रहेगा। ठीक है, एस माइनस ए, तो एस कितना निकला? 30। अब एस माइनस ये, यानी एस 30 में से 15 जाएगा तो 15। ठीक है, 30 माइनस एस माइनस बी, 30 में से 20 जाएगा तो क्या होगा? 10। ठीक है, फिर एस माइनस सी, तो यानी 30 में 25 जाएगा तो 5। तो 30 को आप लोग तोड़ सकते हैं, 15 दूना 30, 15 रहने देंगे। ये 10 को आप लोग लिख सकते हैं, 5 दूना 10, फिर यहाँ 5। ठीक है, अब 15 15 मिल रहा था बच्चों, देखिए यहाँ 15 और एक जगह 15 होगा आपका, कहाँ पे 15 है? यहाँ पे देखिए 15, तो 15 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे उससे 2 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 5 बाहर आएगा, तो 5 दूना 10, 15 दें 150 हो जाएगा। देखिए 150 कहाँ पे है? तो बेटा 150 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा? अब एक्स अक्ष में जो होता है वो वाई का मान क्या होगा? वो 0 होगा। ठीक है, तो वाई बराबर 0 कहाँ पे है बेटा? देखिए ऑप्शन नंबर बी में। एक बेलन की त्रिज्या आर ऊंचाई है, तो कुछ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है? यानी एक बेलन की जो त्रिज्या है वो आर दिया हुआ है, इनकी ऊंचाई जो है एच दिया हुआ है, इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्या होता है? पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों कह रहा है एक बेलन की जो त्रिज्या है वो आर है, इनकी ऊंचाई एच है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 पाई आर, ठीक है, एच प्लस आर। एक शंकु की त्रिज्या आर बटे 2 है और तिर्यक ऊंचाई 2l है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? ठीक है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग को पता है? तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। तो कह रहा है इनकी जो त्रिज्या है वो आर बाई 2 है, तो पाई होगा, त्रिज्या क्या है? तो आर बाई 2 है, रहने देंगे। ठीक है, इनकी तिर्यक जो ऊंचाई क्या है? तिरछी ऊंचाई जो है, ठीक है, वो 2l है। क्या बेटा? 2l है प्लस आर, प्लस आर, आर क्या है? तो
r/2 है। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन छोटा होने के कारण इसको थोड़ा सॉल्व करने में हमको दिक्कत हो रहा है। तो बच्चों इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन छोटा होने के कारण मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। अगर इसको फिर प्रेस करते तो फिर ये मिट जा रहा है, फिर हमको याद रखने में इसको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला कह रहा है कि एक बेलन जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई 7 मीटर है, तो आयतन क्या होगा। देखिए बच्चों यहाँ फंसाने का काम किया है। एक बेलन की जो त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, और इनकी जो ऊंचाई दे दिया है वो 7 मीटर में दे दिया है। तो अब देखिए क्या करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। अब देखिए आंसर किस में दिया, तो सारे आंसर जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि h बराबर जो है वो 7 मीटर दिया है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो क्या हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। ठीक, अब बेलन का आयतन क्या होता है बेटा, तो बेलन का आयतन होता है πr² h, तो 22/7। ठीक है, 22/7 r² की जगह मतलब 20 का होल स्क्वायर, यानी कि 20 से 400 r h की वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू है 700। ठीक है, तो ये 7 से काट दीजिए 100 बार में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 22 चौके 88, मतलब ये जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है 10 मीटर और 5 मीटर विमाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे डंडे की क्या होगा, यानी कि 10 मीटर लंबाई, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई, तो क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा l² + b² + h² अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा 100 + 100 + 25। ठीक है, यानी हो जाएगा 225, 225 का वर्गमूल निकालोगे तो 15 आएगा, तो क्या हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, यानी 10 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर ऊंचाई वाले घनाकार कमरे में अगर एक डंडा रखा जाए तो डंडे की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, तो 15 मीटर। कह रहे 7, 8, 9, 6, 8, 9, 9, 7, 8, 8 का आंकड़ों में 8 की बारंबारता कितनी है। 8 क्या बार आया, 1, 2, 3, 4 बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। कह रहे 35 में कह रहा है वर्ग अंतराल 10-15 की उच्च सीमा क्या है। अब बेटो इसको कहते हैं निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा, तो उच्च सीमा कितना हो जाएगा, तो 15। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे है, देखिए 15। देखिए यहाँ पे अगर वर्ग माप आपसे पूछता तो 15 में से 10 घटा देते तो क्या होता 5। अगर आपसे वर्ग चिन्ह पूछ लिया जाता बेटा, वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालोगे, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 + 15/2 यानी कि हो जाएगा 25/2। अगर निम्न सीमा आपसे पूछता तो निम्न सीमा 10, उच्च सीमा पूछा है, उच्च सीमा क्या हो जाएगा 15। ठीक, अगर आपसे परिसर पूछ लिया जाता तो परिसर क्या होता है, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा बेटा, आप समझिए प्रथम 3 सम संख्या, तो प्रथम 3 सम संख्या कौन कौन हो जाएगा, तो सबसे पहला 2, फिर 4, फिर 6, तो इसको अगर जोड़िएगा तो क्या होगा 6 4 10, 10 2 12, तो 12 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 4। ठीक है, कह रहे आंकड़े 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक क्या होगा। अब समझिए बेटा इसमें सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आया, तो यहाँ पे देखिए 3 3 3 3, 1 2 3 4 बार 3 आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब समझिए बच्चा निम्नलिखित में से कौन सी है जो घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो घर जो प्रायिकता है वो कभी माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है एक असंभव घटना की प्रायिकता है, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो असंभव घटना की प्रायिकता जो प्रायिकता हो सकता है बेटा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने जो 2025 के प्रीवियस ईयर प्रश्न था बच्चों, जो पूछा गया था ओरिजिनल पेपर, उसको आज हम लोगों ने देखा। इसी पैटर्न पे आप लोग का जो 2026 में एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसमें प्रश्न रहने वाला है। तो बच्चों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और इसी टाइप के और प्रश्न को आप लोग को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ताकि जिस टाइप के भी प्रश्न पूछे एग्जामिनर आप लोग इसका आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, उसका हल दे सके।
तो इस वीडियो में इतना है बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।